Assalamu alaikum. Dear students, I am Fakhriyat, Advocate High Court. Today is our lecture about CSS Criminology past papers, their solution. Past paper का solution आपको कैसे करना है, past paper जो आपके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं उनको आपको अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है. Dear students, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पास्ट पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. पास्ट पेपर आपको एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा इमेज फराहम करते हैं जिसको देखकर आप एक एक्सपेक्टेशन, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट एग्जाम में फलां सिलेबस में से इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब नेक्स्ट भी इसी तरह के या इससे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ एक्सपेक्टेड है. इस तरह से पास्ट पेपर्स की अहमियत बहुत है आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए. इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करें, उनको सॉल्व करें और अपनी बेहतरीन तैयारी करें. ठीक है, तो आज हम देखते हैं सीएसएस क्रिमिनोलॉजी पास्ट पेपर्स. आज हमने अपना लेटेस्ट जो सीएसएस 2020 में हो चुका है, सीएसएस 2020 का ये लेटेस्ट पेपर है क्रिमिनोलॉजी का. हम देखते हैं कि इस पेपर में क्या है, एग्जामिनर ने क्या आपसे पूछा है और क्या लोग लिख कर आए हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीएसएस 2021 के लिए, उनके लिए इसमें इस पास्ट पेपर में क्या बेटर गाइडेंस हो सकती है. ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस पेपर में जस्ट मैं आपको एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है, जो स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर करूंगा. 90% जो स्टूडेंट्स न्यू कवर्स आते हैं या फिर जिनका कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल जो न्यू कमर हैं या जो फर्स्ट टाइम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिनकी क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 80 to 90% स्टूडेंट के साथ ये इशू होता है कि उनको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है कुछ और वो समझ लेते हैं कुछ. एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कुछ, आप लिख कर आ जाते हैं कुछ. क्योंकि आपके माइंड ने जिस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, आप वही पेपर में लिखेंगे. अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एग्जामिनर इसमें पता नहीं क्या पूछ रहा है, जो आपको समझ आई है, जो आपके माइंड ने उसको पिक किया है, वो आप अपने पेपर में लिख कर आ जाएंगे. इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझना सीखें कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. राइट जो एग्जैक्ट बात पूछी गई है उस पर टारगेट करें. ठीक है, इस जो 2020 का क्रिमिनोलॉजी का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर ने इसमें आपसे क्या पूछा है. अब जो क्वेश्चन की जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये बात पूछी है, उसके बाद अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो जितना डाटा बुक्स में, नोट्स पर ऑनलाइन अवेलेबल है, लिख तो फिर आप खुद ही लेंगे. इसलिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है. जहां तक कंप्लीट क्वेश्चन के लिखने की बात है, उसके लिए जितने मेरे तमाम प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें मैंने बहुत सारा डाटा फराहम किया हुआ है. काफी सारी अच्छी बुक्स आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आपको मटेरियल मिल जाएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एग्जामिनर ने क्या आपसे पूछा है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट की क्या समझ आई है और पेपर में आपने क्या लिखा है. ठीक है, तो ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये जो लैक ऑफ स्किल है क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने वाली, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. और हम अपना सीएसएस 2020 क्रिमिनोलॉजी का पेपर, जितने हमारे क्वेश्चन हैं उनको 1 to 1 डिस्कस करेंगे. हर क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करके हम देखेंगे कि इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा था और क्या आपको लिखना चाहिए था. अंडरस्टैंड? तो आइए हम देखते हैं सीएसएस क्रिमिनोलॉजी पेपर 2020. ये 2020 का लेटेस्ट पेपर है क्रिमिनोलॉजी का, पास्ट पेपर सॉल्यूशन एंड एनालिसिस. इसमें हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे और एनालिसिस की बात भी करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सीएसएस के ऑप्शन सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है
और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। जो 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है वो एमसीक्यूज हैं, जो आपको ओएमआर शीट पर ही फिल करने होते हैं। वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव का, आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1, और सब्जेक्टिव पोर्शन आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो सीएसएस क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस है उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका सेक्शन 1 है। फिर नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन 2 है। नेक्स्ट आपके 6 और 7 क्वेश्चन सेक्शन 3 है। और जो आपके आखिरी 2 सवाल हैं, सवाल नंबर 8 और 9, ये आपका सेक्शन 4 है। आपके अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, आपको जो आपका वो सिलेबस जो आपको एफपीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, मेरे सीएसएस क्रिमिनोलॉजी के तमाम लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। हमने 20 लेक्चर्स में अपने तमाम सिलेबस को खत्म कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलर हमारे लेक्चर्स देखे हैं उनकी सीएसएस क्रिमिनोलॉजी प्रिपरेशन इस टाइम बहुत अच्छी होगी। तो आप देखते हैं कि सेक्शन 1 में से एग्जामिनर आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, क्वेश्चन आपको देगा, आपने दोनों में से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर इस पोर्शन में भी 2 क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी 2 पोर्शन है। इस तरह से ये टोटल 8 क्वेश्चन हैं और इन 8 क्वेश्चंस में से आपको जस्ट 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आप अब इन दोनों क्वेश्चंस में से आपके पास एक क्वेश्चन की रियायत है, आपके पास एक क्वेश्चन आप क्विट कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन में से एक आपको चॉइस है, ये आपके पास चॉइस है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इसलिए 4 पोर्शन में से हर पोर्शन में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में से आपने हर पोर्शन में से आपने जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर ओपिनियन इन द नेचर वर्सेस नर्चर। अब यहां पर 2 बातें की गई हैं, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी। ये बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। क्रिमिनोलॉजी में जैसा कि जब मैं ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा था क्रिमिनोलॉजी की, मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनोलॉजी जो पूरा सब्जेक्ट है इसका फोकस जस्ट 2 बातों पर है, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज इट्स नेचर एंड हाउ टू रिड्यूस क्राइम। आपका जो क्रिमिनोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट है ये इसी बात को डील कर रहा है कि किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में क्राइम्स क्यों होते हैं और उन क्राइम्स की नेचर क्या है और उन क्राइम्स को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके जो पूरे पेपर की रिफ्लेक्शन है उसमें आपको हर क्वेश्चन में यही नजर आएगा, क्राइम्स हाउ टू रिड्यूस क्राइम, क्राइम्स हाउ टू रिड्यूस क्राइम। यही आपके सब्जेक्ट का पर्पस है, यही आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या होती है। अब नेचर का मतलब ये है कि आपकी जो क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज हैं या जो क्रिमिनोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि किसी भी सोसाइटी में क्राइम क्यों होते हैं, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। अब जो नेचुरल रीजंस हैं कुछ जो हम अपनी सोसाइटी में हम देखते हैं डेली बेसिस पर, कुछ थ्योरिस्ट आपके ये कहते हैं कि क्राइम इज लर्न, यानी क्राइम हमेशा कोई भी बच्चा जो बाय बॉर्न है, जो एक नेचुरल प्रोसेस, जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, माँ के पेट से हम पैदा होते हैं और फिर हम दुनिया में आ जाते हैं, तो कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो पैदा होते ही जो है वो क्रिमिनल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट कुछ थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि जिन लोगों की नस्ल में, जिन लोगों के जो लोग जहां पर परवरिश कर रहे हैं, जिन लोगों की उस सोसाइटी में, उस जो जिस माहौल में वो परवरिश पा रहे हैं, अगर उस माहौल में परवरिश पाते हैं तो वो बाय बर्थ उनके जीन्स में, उनकी जेनेटिक्स में ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है। इसकी जब हम थ्योरीज के पोर्शन को पढ़ रहे थे हमने इस बात को क्लियर डिस्कस किया था कि जो कुछ थ्योरीज हैं बायोलॉजी की जिसमें बताया जाता है
कि जो लोग कन्विक्टेड हैं, जो लोग खानदानी चोर हैं, खानदानी डकैत हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी आगे उसी लाइन पर लगे हुए हैं, चोरी में, डकैती में, ठीक है, या किसी भी किस्म का जुर्म है, करप्शन है, बड़े कर रहे थे, आगे से आने वाली नस्लें भी कर रही हैं करप्शन एटसेट्रा। तो फिर कुछ थ्योरीज आपकी ये कहती हैं कि ये जो ऑफेंसिव बिहेवियर्स हैं, ये जो क्राइम्स की एक आप क्रिमिनलिटी आपने अपनी बॉडी में पाल रखी है, ये आपकी जेनेटिक के साथ अगली नस्ल में भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसके अपोजिट यानी ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि क्राइम इज ऑलवेज लर्न, क्राइम हमेशा लर्न किया जाता है। कोई बच्चा भी जो है वो मां के पेट से बाय बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे मुआशरे का बहुत ज्यादा रोल है क्राइम्स को अंडरस्टैंडिंग करवाने में। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। नर्चर में आप क्या बताएंगे कि क्राइम इज सोशल फिनोमिना है, ठीक है, ये हमेशा सीखा जाता है। किन लोगों से सीखा जाता है? आप जैसे लोगों से सीखा जाता है, जो लोग मुआशरे में जुर्म कर रहे हैं, जो जिनका बैड कैरेक्टर है, बैड सोसाइटी है। तो ये आप किसी भी अच्छी बुक में, किसी अच्छे नोट्स में आपको इनके ऊपर कंप्लीट एक डाटा मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने जस्ट 2 पॉइंट्स की डिबेट करनी है कि क्या क्राइम लर्न किया जाता है, क्राइम सीखने से बंदा क्रिमिनल बनता है, या बंदा बाय बॉर्न भी क्रिमिनल हो सकता है, ठीक है। 8 से 10 पॉइंट इस पर लिख दें, 8 से 10 इस पर लिख दें। 5 to 6 पेजेस में ये आपकी एक डिबेट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बेसिकली पर्पस क्या है कि क्राइम लर्न किया जाता है या कुछ लोग बाय बॉर्न भी क्रिमिनल हो सकते हैं। अब इस पर जो आप लोगों ने अगर क्रिमिनोलॉजी की कोई भी अच्छी बुक पढ़ी है तो बेशुमार थ्योरीज अवेलेबल हैं, बेशुमार डाटा अवेलेबल है, बेशुमार क्राइम्स को अंडरस्टैंड करने के फैक्टर्स, व्हाई पीपल कमिट क्राइम्स, क्राइम होता क्यों है, क्राइम्स के फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, वो तमाम आप इस डिबेट में लिख सकते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि काइंडली सर पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन बता दें, और स्पेशली ये भी बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो डेफिनेशंस और बात की गई है टर्मिनोलॉजीज की, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो काइंडली हमें बताएं कि ये क्वेश्चन क्या आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, सिलेबस से बाहर से आया है, या सिलेबस में से ही आया है। अगर सिलेबस में से ही आया है तो इस ये जो लेफ्ट रियलिज्म, राइट रियलिज्म, फ्रीनोलॉजी, फिजियोलॉजी, कॉर्पोरल, इस तरह के अल्फाज हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो सिलेबस में नहीं है। एक तो हमारी ये कंफ्यूजन क्लियर करें कि क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उस सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आपका बैकग्राउंड है, तो आप लोग ये बात अच्छे तरीके से समझते हैं, आपके नॉलेज में है कि किसी भी सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करती हैं। वो उस सब्जेक्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो जिन एक बेसिक डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। आपके क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस में ये लिखा हुआ है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब आप जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड टाइम्स की हो सकती है, सुहेल भट्टी की हो सकती है, HSM वालों की हो सकती है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ लोकल बुक्स की, नेशनल बुक्स की। कुछ फॉरेन बुक्स हो सकती हैं जो सीएसएस क्रिमिनोलॉजी के रिकमेंडेड हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो क्रिमिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको किसी नेशनल बुक में मिले या किसी इंटरनेशनल बुक में मिले। बेसिकली इन टर्मिनोलॉजीज ये आपको किसी नेशनल बुक में से भी मिल सकती हैं, लेकिन जितनी बुक्स मैंने देखी हैं पाकिस्तानी किसी बुक में ये टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। आपको किसी रिकमेंडेड बुक में से मिल सकती हैं,
या फिर आपको इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं गूगल से बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो एक लंबी सी लिस्ट होगी, 200 से 300 डेफिनेशंस होंगी, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो उनमें आपको ये बातें नजर आ जाएंगी। अब आपकी एक क्वेश्चन ये कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था व्हाट्सएप पर कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से ही लिया गया है। आपका कसूर या फिर आपकी जो बुक्स लिखने वाले हैं या जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान लेवल की या जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, एक तो पहला कसूर तो उन बुक्स लिखने वालों का है कि उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी की किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बेसिक ग्लॉसरी होती है, उसको उन्होंने शामिल नहीं किया उस बुक में जो बुक आपने पढ़ी है। अब आपने वो बुक कंप्लीट पढ़ ली है, फिर आप चले गए पास पेपर सॉल्व करने और आपको ये लगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। इसमें आपका कसूर नहीं है, उस लिखने वाले का कसूर है। और दूसरी बात, आपका कसूर ये है कि जब आपने देखा था कि वहां पर लिखा हुआ था बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आपको भी थोड़ा सा सर्च कर लेना चाहिए था कि क्रिमिनोलॉजी की बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। उन बेसिक टर्म्स को आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लें तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जस्ट सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी गई है और कोई बात नहीं पूछी गई, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट आजान हो रही है, आजान के बाद माजरत हो, जस्ट 2 मिनट आजान का वेट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो अजान कंप्लीट हो चुकी है, हम अपनी बात को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, लेफ्ट रियलिज्म एंड राइट रियलिज्म। रियलिज्म, लेफ्ट रियलिज्म ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि जो क्रिमिनोलॉजी की बेसिक रीजंस हैं, ठीक है, उसको कैसे
अफेक्ट होती हैं किसी भी इंसान के क्रिमिनल बिहेवियर पर, ठीक है। और राइट रियलिज्म ये भी एक बेसिक क्रिमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें देखा जाता है कि क्रिमिनोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी इंसान की साइकोलॉजी पर वो कैसे होती है। ये इसकी जो ये आपको गूगल से आप सर्च कर लें आपको मिल जाएगा, ये छोटा सा बेसिक डेफिनेशन टर्म्स हैं। इसी तरह से फ्रीनोलॉजी एंड फिजियोनॉमी ये भी एक किस्म की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं। फ्रीनोलॉजी में ये बताया जाता है कि जो इंसान की खोपड़ी है, जो इंसान का स्कल है, अगर इसका एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है, तो उसमें से भी आपको कुछ फाइंडिंग्स मिल सकती हैं इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, आया कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस तरह से फिजियोनॉमी ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक छोटी सी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, यानी जो इंसान का फेस है, जिस तरह आपने कोटेशन पढ़ी थी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ठीक है, तो इसलिए इसमें यह बताया जाता है कि जो इंसान की जो फेस रीडिंग है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इंसान की, किसी इंसान की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, इंसानी खसूसियात का, आया कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट होती है सिंपल पनिशमेंट जो आपको कैद भी किया जा सकता है, आपको फाइन भी किया जा सकता है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसके बाद आपको 2 साल 3 साल 5 साल की सजा हो सकती है, ये ब्रॉड हो सकता है। जबकि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल का मतलब होता है जिस्मानी। अब जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है इसका मतलब है जिस्मानी सजा। आपको याद है जब आप क्लास बचपन में पढ़ते थे तो आपको आपके जो टीचर हैं वो आपको ऐसे ऐसे स्टिक से आपको मारते थे आपके हाथ पर, ये जो फिजिकल किसी को मारना है ये है फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब क्राइम्स की दुनिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या हो सकती है, जो मुजरिम लोग हैं उनको पुलिस उन पर तशद्दुद करती है, ठीक है, ये है कॉर्पोरल पनिशमेंट। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, लॉ और सोशियोलॉजी का आपस में एक क्या रिलेशन है। जो सोशियोलॉजी है वो इज द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस, इज द नॉलेज ऑफ सोशल बिहेवियर्स, इज द नॉलेज ऑफ सोशल टर्म्स, इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज पीपल्स कल्चर सोशली। तो सोशियोलॉजी का लॉ के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ क्या रिलेशन है, और सोशियोलॉजी जो है वो लॉ के साथ किस तरह मिलकर क्रिमिनल क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिमिनल एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट की एक रीजन होती है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्रिमिनल एटियोलॉजी क्या है कि क्राइम्स को अंडरस्टैंड करना और क्राइम्स को खत्म करना, ये क्रिमिनल एटियोलॉजी। एंड पेनोलॉजी इज द साइंस टू अंडरस्टैंड क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप देखें तो आपके वाज़ेह तौर पर आपको किसी बुक में नजर नहीं आती, मे भी इसमें से एक दो आ भी जाए आपको किसी बुक में से नजर। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं है कि जो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ कर गए हैं वही आए, हो सकता कोई और पूछ ले। टर्मिनोलॉजीज तो अनलिमिटेड हो सकती हैं किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो राउंड अबाउट 100-200 ही होती हैं। आप कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ लें, इंशाल्लाह इसमें से वो आपकी कवर हो जाएंगी। अब इन दोनों क्वेश्चन में से आपके पास चॉइस थी, आया आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर आया ये कर लें। तो काफी सारे लोगों ने यही किया होगा, या पॉसिबल है किसी ने यही किया होगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 देखते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको एक ही सॉल्व करना है। Write a comprehensive note on the risk and protective factors of juvenile delinquency in Pakistan. Comprehensive note आपने लिखना है किस पर, risk and protective factors। protective factors क्या होते हैं of juvenile delinquency। juvenile delinquency का जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे अपने लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया था जुवेनाइल का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, और डेलिकेंसी होता है डेलिकेंट बिहेवियर्स। तो जुवेनाइल डेलिकेंसी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें वहां पे हमने कुछ पढ़ी थी कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिकेंसी, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे कॉजेज नहीं पूछी, यहाँ पर आपसे जस्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स पूछी गई हैं। जो आपका वो सोल्यूशन होता है ना, वो होता है रेमेडीज वाला जो पोर्शन है। जब किसी भी क्वेश्चन के आप देखते हैं, क्वेश्चन का एक स्केच अपने माइंड में बनाते हैं, काजेज, इंपैक्ट्स और रेमेडीज, तो ये वो पोर्शन है रेमेडीज वाला, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं। किसी बच्चे को क्राइम से बचा कर रखना चाहते हैं आप, तो आपके पास प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं।
अपने बच्चे को बैड सोसाइटी में ना भेजें, अपने बच्चों को खुद लुक आफ्टर करें। अगर कोई बच्चा बुरी सोसाइटी में जाता है उसको रोकें, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करें, चाइल्ड लेबर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस चीज को देखें। तो ये बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन आपने जस्ट 15 से 20 इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बताने हैं कि बच्चों को क्राइम से किस तरह बचाया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रेसिडिविज्म and what kind of institutional modern strategies could be used for the reintegration of criminals in Pakistan? What is recidivism? What kind of institutional modern strategies could be used for reintegration of criminals in Pakistan? रेसिडिविज्म क्रिमिनल बिहेवियर्स की जजमेंट और क्राइम्स को किस तरह से रोका जा सकता है, ठीक है। और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल मॉडर्न स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिस तरह से पुलिस है, FIA है, नैब है, जितनी आपके ये जो एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटरपोल है, ठीक है। ये कौन सी ऐसी इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए could be used for reintegration of criminals, कि क्रिमिनल्स को आपस में जो क्रिमिनल्स की ग्रुपिंग है, क्रिमिनल बिहेवियर्स हैं, क्राइम्स की रेशियो है, ओवरऑल क्राइम्स को कम किया जा सके। तो इसके लिए आपके पास मॉडर्न स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। अब मॉडर्न स्ट्रेटजीज क्राइम्स को कम करने में, ये बेसिकली क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है, हाउ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्राइम्स को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आपकी जितनी पुलिस, FIA, जितनी मॉडर्न एजेंसीज हैं आपकी क्राइम्स कंट्रोल में, उनकी जितनी वर्किंग है, उनका वर्किंग करने का जितना मॉडर्न स्टाइल है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मॉडर्न स्ट्रेटजीज में आप इंटरनेट की बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, साइबर क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए, मॉडर्न तरीके से जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तो आपका फोकस रहना चाहिए मॉडर्न स्ट्रेटजीज पर। तो आप जब ये क्वेश्चन किसी भी बुक में से पढ़ रहे होंगे, एक जनरल सी स्टेटमेंट होगी, हाउ टू कंट्रोल क्राइम्स। तो हाउ टू कंट्रोल क्राइम्स, इसमें आपको पास लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन आपने जस्ट मॉडर्न स्ट्रेटजीज बतानी है। मॉडर्न स्ट्रेटजीज में आज की जो मौजूदा दौर की डेवलपमेंट है क्राइम्स को कंट्रोल करने में, वो आपने डिस्कस करनी है। वो आप इंटरमीडिया को डिस्कस कर सकते, सोशल मीडिया को, साइबर क्राइम्स को, मनी लॉन्ड्रिंग, किस तरह से बैंकिंग के निजाम को सिक्योरिटी बेटर बनाकर आप क्राइम्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, हाईलाइट मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, ये तो आपको किसी बुक में से भी मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और मॉडर्न स्ट्रेटजीज क्या हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की इन पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं जी, ICPO इंटरनेशनल पोल वाज फाउंडेड इन 1914 विद द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। यहां पर जस्ट आपको उन्होंने एक इंपॉर्टेंस बताई है इंटरपोल की या ICPO की, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरपोल, ये दोनों एक ही लफ्ज हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव मीनिंग्स हैं। ये यहां पर बताया गया है कि ये जो 1914 में इंटरपोल बनाई गई थी, ठीक है, इसका बेसिक मकसद क्या था कि कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई जाए इंटरनेशनल लेवल पर कि क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग की एक स्टेटमेंट है। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ इंटरपोल फॉर रिड्यूसिंग मनी लॉन्ड्रिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। इंटरपोल जो है आपकी, ये बेसिकली 3 से 4 मेजर सेगमेंट्स को कंट्रोल करती है, साइबर क्राइम्स को भी देखती है, इसके अलावा ये टेररिज्म को भी देखती है, और जितने फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनको भी देखती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एक बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम भी है, एक
जो है साइबर क्राइम भी है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो आपने इसमें इंटरपोल का एक रोल बताना है कि इंटरपोल किस तरीके से जो है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर रही है, उसमें आपने अपने साइबर क्राइम्स का रोल भी बता देना है, ठीक है। किसी भी अच्छी बुक में से आप जब मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर पढ़ रहे होंगे या फिर आपको ये क्वेश्चन आप अपनी उसमें से भी इंटरनेट से भी सर्च करके इस क्वेश्चन के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ पूछा ये गया है कि इंटरपोल का क्या रोल है स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस स्ट्रेटजीज इन डिटेल, सपोर्ट योर आंसर्स विद एग्जांपल्स वेयर अप्रोप्रिएट। अब इस क्वेश्चन में दो बातें आपसे पूछी गई हैं, इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस और अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस। पहले देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस क्या होती हैं। इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस का मतलब है जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो पनिशमेंट अवार्ड करते हैं, या फिर अब पनिशमेंट अवार्ड कौन करता है पाकिस्तान में? जुडिशरी। तो जो मुजरिम जो हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जब उनको पनिशमेंट दी जाती है तो किधर चले जाते हैं? फिर वो चले जाते हैं जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है? जेल खाना जात, प्रिजन्स। तो वो जेल में चले जाते हैं। अब जो जेल है आपकी बेसिकली जहां पर हवालात में आपको बंद किया जाता है जेल में, वो जेल आपका क्या है? वो आपका करेक्शनल इंस्टीट्यूशन है। अब करेक्शनल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं किसी भी क्राइम्स को खत्म करने के लिए? ये लोग क्या करते हैं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस जेल, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अल्लाह ना करे कभी भी जेल जाए, जो लोग जेल जाते हैं या जेल में से सजा काट के वापस आते हैं, वो उन लोगों से आप कभी पूछिएगा, वो लोग आपको बताएंगे कि जेल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं कि जो लोग यहाँ पर क्रिमिनल होकर आ गए हैं उनकी नेचर में से जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको कैसे खत्म किया जाए। अंदर आपको पढ़ाया भी जाता है, अंदर जेल के अंदर आप पढ़ भी सकते हैं, जेल के अंदर आपकी मेंटल जो है एक्सरसाइज वो भी करवाई जाती हैं, जेल के अंदर आपको अवेयरनेस दी जाती है कि क्राइम्स के नुकसान क्या हैं, आप इनको खत्म कैसे करना है। जेल के अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर एक बंदा बेरोजगार था और बेरोजगारी की वजह से उसने कोई जुर्म किया था, ठीक है, तो वो बंदा, उसको अगर सजा हो गया तो उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है। जेल के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे डिप्लोमास भी करवाए जाते हैं। तो ये सारे काम बेसिकली क्यों किए जाते हैं? इसीलिए करवाए जाते हैं कि आप लोग अपना क्रिमिनल बिहेवियर छोड़कर, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़कर अपने अच्छे किसी काम में लग जाएं और अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर सकें और क्राइम्स का खात्मा हो सके, ठीक है। वो है इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस। जितनी भी जेल रिफॉर्म्स या जेल के अंदर किसी भी इंसान के क्रिमिनल बिहेवियर को खत्म करने के लिए जितनी एक्टिविटीज जेल डिपार्टमेंट्स करवा रहे हैं वो क्या है? करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। अब अल्टरनेटिव करेक्शनल कम्युनिटी करेक्शंस क्या हो सकती हैं? अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस का ये मतलब है कि जेल खाना या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अलावा आपकी सोसाइटी की तरफ से, आपकी कम्युनिटी में जो एक जनरल एफर्ट्स होती हैं क्राइम्स को खत्म करने में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अवेयरनेस दें लोगों को अच्छी तालीम दें, लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज दें, लोगों को उनके हकूक दें, टेररिज्म का खात्मा करें, करप्शन का खात्मा करें। ये सब कुछ जब आप करेंगे तो आपका क्राइम रेट ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्राइम्स की रेशियो कम हो जाएगी, क्राइम खत्म हो जाएंगे। अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस यानी आपकी कम्युनिटी जो है वो ऑफेंसिव बिहेवियर्स, क्रिमिनल बिहेवियर्स को खत्म करने के लिए वो क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। ये दो बातें इसमें पूछी गई थी। एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड अल्टरनेटिव करेक्शन स्ट्रेटजीज इन डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू द सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव इन क्रिमिनोलॉजी, discuss how terrorists use internet as a tool to reinforce their ideology among youth in Pakistan। अब सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्रिमिनोलॉजी में बताना है, डिस्कस हाउ टेररिस्ट जो होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाते हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपकी यूथ जो है, नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान की, उसको किस तरह से अपनी तरफ माइल करते हैं,
ठीक है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। अब मॉडर्न यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत वसी हो चुका है, पूरी दुनिया में अरबों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक इंटरनेट जो है सॉफ्टवेयर तैयार करके बैठी हुई है और उसी को फॉलो करके वो अपनी कंपनी को अपने मुख्तलिफ जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंटरनेट पर आ चुका है। इस तरह से आपकी रिसर्च, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके लेक्चर्स, आपकी स्टडी ऑनलाइन, सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अब जो आपने इस क्वेश्चन में फोकस ये रखना है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह का इंटरमीडिया पर आकर सॉरी किस तरह वो इंटरनेट पर आकर वो आप लोगों को वर्गला रहे हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, स्काइप, वो जो एक और भी है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इस तरह से जितने भी आपके ये जो फेसबुक है आपकी, ठीक है, ये जितने आपके इंटर सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स पर मुख्तलिफ पेज बने हुए हैं और हर लोगों बंदे ने पेज बनाए हुए। इस तरह से जो टेररिस्ट हैं उन्होंने कुछ अपने पेज बना रखे हैं और वो आपकी यूथ को क्या एक मैसेज देते हैं, वहां पर अपलोड करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बताते हैं, या फिर आप लोगों को गलत बात बताकर आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, नौजवान नस्ल को। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है, ठीक है। तो आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये बताना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है उसको वो किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में, किस तरह से पेज पर एक मैसेज अपलोड करते हैं कि ये बात इस्लाम के खिलाफ है, ये बात फलां के खिलाफ है, ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसको ना माने, ठीक है, इसको भी ना माने, या फिर इस तरह से माने। किस तरह से वो आप लोगों का माइंड खराब करते हैं, आप लोगों में इश्ताल पैदा करते हैं, आप लोगों में एक लड़ने का जज्बा पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लंबी डिटेल है, ये एक बहुत लंबी बहस है। आपने जस्ट 10 से 12 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कौन से ऐसे गलत मैसेजेस, कौन सी ऐसी गलत स्ट्रेटजीज, कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज यूज की जाती हैं यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है, टेररिस्ट जो है आपसे करवाते हैं। वो आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया से इंगेज कर सकते हैं। आज जैसे आप देखते हैं मैसेंजर पर आप पूरी दुनिया में किसी से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब कोई भी किसी कंट्री में बैठी हुई कोई जो सीक्रेट एजेंसी है वो आपको इंगेज कर सकती है, कोई लड़की हो सकती है वो आपको इंगेज कर लेगी, ठीक है। वो आपको आस्ता आस्ता आपका माइंड वॉश करेगी, फिर आपको फाइनेंस करेगी और फिर कहेगी कि पाकिस्तान में ये बात फैलाओ। अंडरस्टैंड? ये बातें मेरा ख्याल है कुछ जनरल बातें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के पता है, ठीक है। इंटरमीडिएट पर लोग किस तरह से इंटरनेट पर आपको बरगला कर आपको पैसे देकर और आपसे जुर्म करवाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की यूथ को स्पेशली इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जनरल क्वेश्चन है, 12 से 14 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आप समझते हैं वो आप इसमें लिखते हैं। ये भी एक जनरल नेचर का क्वेश्चन है, इसके लिए भी किसी स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक बुक की जरूरत नहीं है। तो ये जनाब वाला आपके 8 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि जो जिस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, जो नोट्स आपके पास बुक्स में ऑलरेडी आप नोट्स बना चुके हैं वो ठीक है। अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो इनकी एक कंप्लीट आपको चाहिए वो आप गूगल से सर्च करके, अब बेसिकली मतलब तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप सर्च करके अपना को थोड़ा सा 1-1.5 पेज का एक छोटा सा अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप गूगल से आपको मजीद फर्दर पॉइंट्स के साथ मिल जाएगी। वो पॉइंट्स आप लिख लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अगर ये क्वेश्चन आए या इससे रेलेवेंट भी कोई क्वेश्चन आए तो आप अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो ये जनाब सीएसएस क्रिमिनोलॉजी 2020 का पेपर था जो हम सॉल्व कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने बहुत डीप एनालिसिस के साथ आप लोगों को बता दिया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था और आपने इसमें क्या लिखना था। तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि हम नेक्स्ट
2019 का पेपर सॉल्व करें, पीछे पीछे जाते जाएंगे और अपने पास पेपर सॉल्व करते जाएंगे, और ये पास पेपर्स आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैं आपका होस्ट फ़खर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करें, कामयाब हों, फील्ड में आएँ, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।